Hello everyone. In this video, we will talk about viscosity from both mains, advanced till gate level. ठीक है? देखो यहाँ पे viscosity is just like friction in a solid body. क्या बोले हम? viscosity क्या है? जैसे कि हमारा solid body में friction लगता है, उसी तरह fluid में viscous force लगता है. ठीक? जैसे देखो, इससे पहले अभी तक हम लोग क्या देखे थे सॉलिड बॉडी के बारे में कि अगर हमारा कोई भी ब्लॉक किसी भी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक, अगर हमारा ब्लॉक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और इस ब्लॉक को अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, राइट वर्ड मूव करना चाहते हैं, तो क्या होगा? इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में क्या होने वाला है? रिलेटिव मोशन होने वाला है. तो फ्रिक्शन क्या करता था? रिलेटिव मोशन को अपोज करता था. यही फ्रिक्शन का काम था. क्यों करता था? क्योंकि कोई भी सरफेस हमारा आइडियली स्मूथ नहीं रहता है, ये रफ होगा ही होगा. अगर रफ है तो क्या होगा? दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स आएगा. खैर फ्रिक्शन की बात थी, इतना तो पता है कि रफ सरफेस है तो उसको आगे तक भेजने के लिए कुछ फोर्स डालना होगा, ठीक. और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि दोनों सरफेस के बीच में क्या होने वाली है? एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है. दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन आएगी. रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए क्या आने वाला है? फ्रिक्शन फोर्स आने वाला है. सेम इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास वाटर का लेयर है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक. दिस इज 1, 2 and 3. अब देखो, फर्स्ट लेयर अगर आगे मूव कर रहा है स्पीड से, तो सेकेंड लेयर क्या करेगा? उस पर एक फोर्स लगाएगा. उस फोर्स को जो है हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं. मान लो पहला लेयर आगे की तरफ मूव कर रहा है, उस नीचे वाला लेयर क्या लगाएगा? पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, ठीक. तो इस फ्लूइड के दो लेयर के बीच में छोटे छोटे पतले पतले लेयर्स में बांटे. तो फ्लूइड के इस दो लेयर के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स. फ्लूइड इन द सेंस, फ्लूइड की अगर बात करें तो उसमें दो चीज आती है. क्या क्या आती है? एक तो तुम्हारा एयर आता है, दूसरा क्या आता है? लिक्विड, ठीक. फ्लूइड में हम एयर और लिक्विड दोनों की बात करते हैं. क्लियर है? तो दो लेयर के बीच में, फ्लूइड के दो लेयर के बीच में जो हमारा फोर्सेस लगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स बोलते हैं. आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा सबको कि विस्कस फोर्स होता क्या है, ठीक है. अब देखो, मान लो कि हमारे पास, इसको हटा देते हैं, ठीक. मान लो कि हमारे पास फ्लूइड का दो लेयर है, एक लेयर दिस वन एंड दिस वन, ठीक है. अब ये लेयर आगे मूव कर गया. क्या हो रहा है? ये लेयर आगे मूव कर गया, ठीक. कर सकता भाई, लेयर आगे मूव कर सकता है. ये लेयर ऐसे आगे मूव कर गया. पहले कौन सा लेयर था? यहाँ पे था ये लेयर. तो एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा ना. ऊपर वाला लेयर का स्पीड अगर ज़्यादा है तो एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा. जाहिर सी बात है. हम अगर नदी में देखते हैं, नदी में ऊपर से देखोगे तो ये मान लो नदी का सतह है, ठीक, नीचे वाला लेयर, और ये ऊपर वाला लेयर. तो इसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, नीचे वाले की स्पीड कमते जाती है, तो बोल सकते हैं कि इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है और नीचे वाले की स्पीड सबसे कम है. जाहिर सी बात है, ये अगर 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो नीचे वाला भी नहीं चल सकता ना 10 मीटर प्रति सेकंड से, क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है. अगर ये भी इतने स्पीड से चलेगा तो सॉइल इरोजन हो जाएगा. और जाहिर सी बात है, ग्राउंड है तो ग्राउंड क्या कर रहा होगा? जस्ट अपने से ऊपर वाले लेयर पर फ्रिक्शन लगा रहा होगा. ये हमारा ग्राउंड है, ये अपने से जस्ट ऊपर वाले लेयर पे क्या लगा रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा पीछे की तरफ. फिर ये वाटर लेयर, इसके अपने से जस्ट ऊपर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा. फिर ये वाला अपने से ऊपर वाले पे लगा रहा होगा, ये वाला अपने से ऊपर वाले पे लगा रहा होगा, ये वाला अपने से ऊपर वाले पे लगा रहा होगा. फिर ऐसे करते करते ऊपर की तरफ जा रहा होगा. तो अब ग्राउंड है तो ये तो रिजिड बॉडी है ना. रिजिड बॉडी बोले तो इन द सेंस कि हमारा सॉलिड बॉडी है, तो ये फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा लगाएगा, ठीक. उसके बाद इससे ऊपर वाले लेयर पे नीचे वाले लेयर थोड़ा कम फ्रिक्शन लगाएगा, फिर उससे थोड़ा कम फ्रिक्शन लगाएगा, उससे थोड़ा कम फ्रिक्शन लगाएगा. ऐसे क्या हो रहा है? ऊपर जाते जाते हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा था दो लेयर के बीच में, वो डिक्रीज होते जाएगा, ठीक. इसी वजह से क्या होता है? ऊपर वाले का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, उससे नीचे आते आते स्पीड कमते जाता है. क्यों कमते जाता है? क्योंकि नीचे आते आते हमारा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ते जा रहा है. तो नीचे आते आते स्पीड डिक्रीज हो गया, ऊपर जाते जाते फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज हो गया. क्लियर है यहाँ से सबको, ठीक. तो यहाँ बात करते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन की. मान लो कि ऊपर वाला लेयर इतना आगे मूव कर गया. कितना आगे मूव कर गया? इतना. क्या होता है? मान लो कि यहाँ से DL मूव कर गया और ये दूरी जो है दो लेयर के बीच में, मान लो कि हम DY लिए हैं, ठीक. तो इसका कुछ एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा ना भाई,
होगा, देखो यहाँ पे। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, कुछ डी अल्फा एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ है, एंगल चेंज किया है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेस की बात करें, यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग ना 2 लेयर के बीच में स्ट्रेस देखते हैं। ये जो ऊपर वाला लेयर है और नीचे वाला लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि स्ट्रेस कितना लगेगा, ठीक। स्ट्रेस होता है क्या, फोर्स बाय एरिया। तो स्ट्रेस निकल गया तो फोर्स निकाल सकते हैं पर यूनिट एरिया से, ठीक है। हम लोग देखते क्या है यहाँ पे, इस लेयर पे स्ट्रेस कितना लगेगा वो देखते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेस एक्चुअल में होगा क्या, स्ट्रेस को हम टाउ से दिखाते हैं यहाँ पे, स्ट्रेस इक्वल टू dF अपॉन dA, ये तो पहले से पता है। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर और स्ट्रेस होता है। खैर छोड़ो, यहाँ पे डिफॉर्मेशन रेट है क्या हमारा, डिफॉर्मेशन क्या हुआ है, डिफॉर्मेशन की अगर बात करें, तो वो हमारा डी अल्फा। और डिफॉर्मेशन रेट की अगर बात करें तो किस रेट से हमारा डिफॉर्मेशन चेंज हो रहा है, तो डिफॉर्मेशन रेट क्या हो जाएगा बताओ, डिफॉर्मेशन रेट जो है हमारा डी अल्फा बाय डी टी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर डी टी टाइम मिले, डी टी टाइम के लिए अगर ये चल रहा है, ऊपर वाला लेयर डी टी टाइम के लिए अगर चल रहा है, तो एल को क्या लिख सकते हो, एल इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा कि नहीं होगा भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, मान लो ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी क्या है, डी यू है, किसके रिस्पेक्ट में, नीचे वाले लेयर के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इसका डी यू है, इसका 0 है तो इसका डी यू है, ठीक। डी यू इंटू डी टी तुम्हारा एल आ गया, ठीक है। अब देखो डिफॉर्मेशन रेट डी अल्फा बाई डी टी है, एल को और कुछ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये छोटा सा चेंज हुआ है ना, ये भी लेंथ डी वाई होगा, ये भी डी वाई होगा, और ये आर्क लेंथ बोल सकते हैं ना। अगर हमको आर्क लेंथ निकालना है तो आर थीटा होता है, आर यहाँ पे क्या होगा बताओ, डी वाई, आर यहाँ पे क्या होगा, ये वाला लेंथ होगा, ये वाला लेंथ क्या है, डी वाई है, तो ये वाला लेंथ आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, आर थीटा। मतलब आर यहाँ पे क्या है, डी वाई, और थीटा क्या है, डी अल्फा। तो हम लिख सकते हैं कि आर्क लेंथ एल, आर्क लेंथ क्या है यहाँ पे एल इक्वल टू डी वाई, आर है ये, इंटू डी थीटा, डी थीटा क्या है, डी अल्फा, ठीक है। एल का 2 चीज आ गई, तो यहाँ से हम इक्वेट कर सकते हैं ना कि डी यू डॉट डी टी इक्वल टू डी वाई डॉट डी अल्फा। यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ कि हमारा डी यू, यहाँ से बताओ क्या आने वाला हमारे पास, डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू डी अल्फा बाई डी टी। और यहाँ से बताओ हमको डी अल्फा बाई डी टी क्या है, डी अल्फा बाई डी टी डिफॉर्मेशन रेट है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ से द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट अक्रॉस द फ्लो। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, ये है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वाई क्या हमारा डिस्टेंस चेंज करने पे, हाइट चेंज करने पे वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। रेट क्या होता है, अगर समय के साथ कोई चीज़ चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग जनरली रेट बोलते हैं, और कोई चीज़ अगर डिस्टेंस के साथ चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, उसी टेम्परेचर अगर हाइट के साथ चेंज करते हैं उसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक। समय के साथ चेंज करा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बोलेंगे, समय के साथ वेलोसिटी चेंज करता है तो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि हमारा एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी हमारा हाइट चेंज करने से कैसे चेंज करा वो बता रहे हैं। यहाँ से यहाँ जाने पे वेलोसिटी में चेंज क्या आया, तो डी यू का आया है, ठीक। क्लियर है यहाँ से, चलो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, न्यूटोनियन फ्लूइड। तो लिख लो इसको, NEWTONIAN, न्यूटोनियन फ्लूइड। अब देखो न्यूटोनियन फ्लूइड वो होता है जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है वो जानने की बात है, ठीक। ये वो होता है जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है कि नहीं। अब देखिए, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है ये जानने की बात है। भाई बताओ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है क्या जिसको हमारा फ्लूइड फॉलो करे। सिंपल है, ये बोलता है कि हमारा जो स्ट्रेस होगा
दो लेयर के बीच में लगने वाला जो स्ट्रेस आएगा वो डिपेंड करता है du अपॉन dy। इट विल डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक, अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो वहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जो कि हमारा न्यू या म्यू कहलाता है du बाय dy। क्या कहलाता है वो? म्यू। अभी म्यू क्या है? ये हमारा विस्कोसिटी। ये क्या है बताओ? ये विस्कोसिटी है। यही हमारा क्या है? विस्कोसिटी। और ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। ये कांस्टेंट होता है और मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। अगर हम वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका म्यू अलग होगा, एयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग होगा, मरकरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग होगा, ग्लिसरीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग होगा। ठीक, अब किसी भी चीज को मटेरियल प्रॉपर्टी बोले हैं कि क्या हमारा मटेरियल प्रॉपर्टी। अब किसी भी चीज को मटेरियल प्रॉपर्टी बोले इट मींस इट विल चेंज अंटिल विच ओनली इफ वी चेंज द मटेरियल। ये तब तक चेंज नहीं करेगा अंटिल अनलेस जब तक मटेरियल चेंज ना करे। ठीक है, और मटेरियल प्रॉपर्टी पता है तुमको, मटेरियल प्रॉपर्टी जब तक हम टेम्परेचर चेंज ना करें तब तक चेंज नहीं करता है। ठीक, तो म्यू हमारा कैसे चेंज करेगा? टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज करता है। ठीक है ना। अब यहाँ से तुम म्यू का हर चीज निकाल सकते हो, डायमेंशन वगैरह सब चीज निकाल लोगे। ठीक है, अब डायमेंशन निकालना, यूनिट निकालना छोटी सी बात है। ये तुम डायमेंशनल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमको स्ट्रेस का वैल्यू पता है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये क्या होता है बताओ? फोर्स अपॉन एरिया। ये क्या है? वेलोसिटी अपॉन लेंथ। तो हमको उधर फोर्स एरिया इसका डायमेंशन पता है, वेलोसिटी लेंथ इसका डायमेंशन पता है, तो म्यू का डायमेंशन निकालना आम बात है हमारे लिए। ये 9th 10th 11th 12th से निकालते आ रहे हो। ठीक, अब देखो इसका यूनिट क्या रहता है? डायमेंशन तो निकाल लिए। डायमेंशन क्या होगा म्यू का? तुम लोग निकाल लेना, हम बता देते से। म्यू का जो डायमेंशन होगा वो होगा तुम्हारा एम एल इनवर्स टी इनवर्स। ठीक, क्या होगा? एम एल इनवर्स टी इनवर्स। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें तो दो यूनिट होती है। एक तो यहाँ से निकाल लो, ये क्या निकालते बताओ? फोर्स बाय एरिया इनटू लेंथ अपॉन वेलोसिटी। यहाँ से तुम्हारा आता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दूसरा आता है पास्कल इंटू सेकेंड। क्यों? क्योंकि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसमें क्या है? न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड आया। न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर मतलब फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर को पास्कल में लिखते हैं तो पास्कल इंटू सेकेंड आ गया। क्लियर हुआ? आई थिंक हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको अगर CGS यूनिट में लिखें, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये क्या था? ऐसा यूनिट था। अगर इसको हम CGS यूनिट में लिखें तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइस, POISE। क्या बोलते हैं इसको? पॉइस, POISE। और ये क्या बात याद रखना कि 1 पॉइस, POISE, 1 पॉइस इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, या 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पॉइस होता है। ठीक, इसका याद रखना। क्लियर है यहाँ से? दूसरी बात एक चीज और याद रखना कि तुम्हारा म्यू ऑफ जो वाटर होता है ना, म्यू ऑफ वाटर 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है? म्यू ऑफ वाटर। वहीं पे म्यू ऑफ एयर क्या होता है? 1.81 इंटू 10⁻⁵ SI में बता रहे हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? 1.81 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद इसी में एक और टर्म आता है। अब सिंपल सा यहाँ से जब दो डेटा हम लिखवाएं, यहाँ से तुम कंपेयर भी कर सकते हो कि वाटर का जो विस्कोसिटी रहता है वो लगभग 55 टाइम्स हायर रहता है किससे? एयर से। बोल सकते हो कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 55 टाइम्स हायर देन एयर। चलो देखो, तो बात करते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी की डायमेंशन की। तो हमारे पास आया क्या था रिलेशन? स्ट्रेस इक्वल टू म्यू du अपॉन d1। ये न्यू है, ठीक ना। अब स्ट्रेस होता है क्या हमारा? फोर्स बाय एरिया। ये क्या है? u अपॉन मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ ही तो है। तो दोनों तरफ का डायमेंशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इधर m l t - 2
अपॉन एल स्क्वायर, ये क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू डायमेंशन ऑफ म्यू इनटू वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी इनवर्स अपॉन एल। ठीक है, यहाँ से म्यू का डायमेंशन क्या आ जाएगा बताओ, एल से एल कट गया, टी इनवर्स से एक टी इनवर्स कट गया, इस एल से ये एल कट गया, तो एम टी इनवर्स एल आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा म्यू का डायमेंशन, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। ठीक, अगर हम बात करें यूनिट की, इफ वी टॉक अबाउट यूनिट्स, तो हमारा म्यू का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम यही लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, प्रेशर होता है, तो प्रेशर का ऐसे यूनिट क्या होता है, पास्कल इंटू सेकेंड। इसका क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का पास्कल और सेकेंड तो पहले से था। तो म्यू का अगर ऐसा यूनिट बोले कोई, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था, ऐसा यूनिट। अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट में हम इसको पॉइस बोलते हैं, POISE। और यहाँ पे 1 पॉइस या बोलो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस के बराबर होता है। तो याद रखना कि जब भी हम कोई SI से CGS में कन्वर्ट करना हो तो हम 10 से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर 10 पॉइस के बराबर होता है। ठीक है, इसको चेंज करके देख लेना कि 9th 10th 11th 12th में किया जाता है। दूसरा याद रखने वाली बात यह है कि हमारा वाटर का जो म्यू होता है, म्यू ऑफ वाटर 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। और वहीं पे एयर का देखेगा, ये किसका है, वाटर का। एयर का अगर हम देखें तो इसका म्यू होता है 1.81 × 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो वाटर का जो रहता है म्यू ऑफ वाटर, ये लगभग तुम्हारा 55 टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ एयर होता है। ठीक, जस्ट कंपेयर, दिमाग में रखना इसको। अब देखो, इसके बाद हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अभी हम लोग क्या देखते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी। इसके बाद एक टर्म्स आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको इस तरह हम लोग डिफाइन करते हैं, ध्यान देना। क्या बोले हम, काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी, इसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं। वो क्या था, म्यू, ये क्या है, न्यू। देखो, म्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। ठीक है, बोल सकते हैं काइनेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये क्या है हमारा, मास डेंसिटी। डेंसिटी बहुत सारा होता है ना, चार्ज डेंसिटी, मास डेंसिटी। ये हमारा क्या, मास डेंसिटी। मास में कौन सा डेंसिटी, डेंसिटी 3 तरह का भी होता है, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। ये कैसा है, मास डेंसिटी है लेकिन वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ, हमारा न्यू का डायमेंशन क्या हुआ करता था, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। रो का डायमेंशन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास मतलब एम अपॉन एल क्यू। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, एम से एम कट गया, एल क्यू ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर टी की पावर -1। ठीक, इसको अगर ऐसे यूनिट में दिखाएं, इसके यूनिट दिखाएंगे हम लोग। यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये कैसा है, CGS यूनिट है। ये कैसा यूनिट है, CGS यूनिट है। और इसको हम लोग बोलते भी क्या है, स्टॉक। इस यूनिट को, सेंटीमीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे याद रखना, कन्वर्जन निकालने आना चाहिए तुम लोगों को, कि अगर हम कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 1 स्टॉक इज इक्वल टू 10⁻⁴
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू 10⁴ स्टॉक, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी एक याद रखना। एक चीज और याद रखना कि न्यू ऑफ वाटर क्या होता है। न्यू ऑफ वाटर की अगर हम बात करें, पहले इसको हटा दो। अगर हम न्यू ऑफ वाटर की बात करें, न्यू ऑफ वाटर तो 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और न्यू ऑफ एयर की बात करें तो 15 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये कब का है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा रूम टेम्परेचर क्या हो, 20 डिग्री सेल्सियस तब का है। अब काइनेटिक विस्कोसिटी एयर और वाटर का कंपेयर करते हो तो न्यू ऑफ वाटर जो है तुम्हारा वो लगभग 15 टाइम्स है न्यू ऑफ एयर। म्यू क्या था? 55 टाइम्स था, और न्यू क्या है? 15 टाइम्स है। यहाँ पे याद है ना, म्यू ऑफ वाटर क्या था? लगभग 55 टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ एयर था। ठीक, इसको याद रखो। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आता है हमारे पास नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को क्या होगा? जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है, मतलब जिस दो लेयर के बीच में लगने वाला स्ट्रेस अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड ना करे, दो लेयर के बीच में लगने वाला स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड ना करे, तो क्या होगा? हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। ठीक है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में हमारे पास बहुत सारा फ्लूइड आता है, जैसे कि हमारे पास नाम बोल देते हैं हम सबका। डाइलेटेंट आता है, एक तो न्यूटोनियन खुद है तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। दूसरा सूडोप्लास्टिक आता है, रियोप्लास्टिक आता है, बिहिंगम प्लास्टिक आता है, और ट्रिक्सोट्रोपिक होता है। ठीक, उसको हम एक ग्राफ पे दिखाना चाहेंगे कैसे वो डिपेंड कर रहा है। भाई du/dy पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन लिनियरली डिपेंड नहीं करेगा। हमारा न्यूटोनियन लॉ कैसे डिपेंड करता है? न्यूटोनियन फ्लूइड कैसे डिपेंड करता था? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy, इस पर डायरेक्टली डिपेंड करता था। बाकी फ्लूइड जो होगा इस पर डायरेक्टली नहीं डिपेंड करके इसे कुछ पावर पे डिपेंड करेगा। ठीक, हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड में n का वैल्यू क्या होता था? 1 होता था। बाकी फ्लूइड में n का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये हमारा सिंपल सा ग्राफ है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? du/dy वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इस साइड हम लोग क्या देख रहे हैं? स्ट्रेस देख रहे हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड का कैसा बनेगा? सिंपल ऐसा। ठीक, ये क्या कौन सा फ्लूइड है? न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड, इसका इनिशियल में स्ट्रेस क्या होता है? 0 होता है। ठीक, अगर हमारे पास कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं तो स्ट्रेस नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है, रुका हुआ पानी है तो। इसके बाद आता है डाइलेटेंट फ्लूइड, जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, ये क्या होता है? डाइलेटेंट फ्लूइड। इसके बाद एक कर्व आता है इस तरह से। इस तरह का जो ग्राफ को करता है इसको बोलते हैं सूडोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं इसको? सूडोप्लास्टिक। सूडोप्लास्टिक में इन तीनों में ध्यान देना कि अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 है, तो हमारा स्ट्रेस भी 0 होगा। इस समय क्या था? इन तीनों फ्लूइड में स्ट्रेस जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy की पावर n पे डिपेंड कर रहा था। इस केस में n1 था, इस केस में n1 से छोटा बड़ा ऐसा करके था। ठीक, मतलब अगर du/dy 0 है तो सूडोप्लास्टिक, न्यूटोनियन और डाइलेटेंट तीनों के तीनों 0 होने वाले। तीनों के तीनों का बीच का लेयर के बीच का स्ट्रेस 0 होने वाला है। ठीक, इसके बावजूद भी कुछ फ्लूइड आते हैं, जैसे कि एक फ्लूइड देखो इस तरह जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? बिहिंगम प्लास्टिक। बिहिंगम प्लास्टिक। ठीक है, ये हमारा क्या है? बिहिंगम प्लास्टिक। इसके पास अगर du/dy 0 है, उस समय में कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहेगा। ठीक, यहाँ पे दो फ्लूइड और आता है,
इस तरह से एक जाता है और दूसरा कैसे जाता है, इस तरह से। तो ऊपर से जो कि इसको हम लोग बोलते हैं टीचोट्रोपिक, और नीचे से जो कि उसको हम बोलते हैं लियोपेक्टिक। ठीक, जैसे तुम डिफाइन कर सकते हो। इन तीनों केस में ये जो ऊपर वाला है, इन तीनों केस में क्या हो रहा है, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाय dy की पावर n प्लस कुछ है, प्लस कुछ टाउ नॉट है। अगर तुम्हारा वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 भी होता है तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस आ रहा है, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस आ रहा है ना। ठीक, क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा विस्कोसिटी का लगभग खत्म होता है, बेसिक जो भी था विस्कोसिटी वो खत्म होता है। फिर किसी और वीडियो में हम बात करेंगे इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मेंस में, नीट में, एडवांस में और गेट में। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।